25 जून 1975 को जो हुआ उसको बार बार अब पिछले 12 साल से अगर हम देखें तो संविधान हत्या दिवस के रूप में किस तरीके से इसको बीजेपी मनाती है, आखिर क्यों? क्या इस पर राजनीति की कोशिश की जा रही है या बार बार वो जो उस वक्त हुआ था वो जनता को जानबूझकर याद दिलाया जा रहा है? देखिए प्रीति जी, जो भी इस तरीके की बातें हो रही हैं तो फिर इतिहास पढ़ाना बंद कर दें। इतिहास में भी तो 600, 500 साल, 700 साल पुरानी बातें लोगों को याद दिलाई जाती हैं और बताई जाती है कि क्या हुआ था। और लोकतंत्र के लिए अगर सबसे घातक कोई चीज़ है तो वो है लोगों की आज़ादी। और ब्लैक वेडनेसडे जिसको कहा जाता है, इमरजेंसी को, उसकी याद दिलाते रहना है कि ऐसा कोई आगे फिर ना कर सके। लोगों की स्वतंत्रता पर, लोगों की आज़ादी पर, लोगों के बोलने पर, लोगों के उठने बैठने पर पाबंदी ना लग सके। लोकतंत्र में ही तो ये सारी चीज़ें निहित हैं। अगर आप डिक्टेटरशिप में चले गए तो कोई मतलब ही नहीं है इमरजेंसी की बात करने का। फिर जो डिक्टेटर तानाशाह चाहता है वो होता है। तो हम अगर इसकी याद दिलाते हैं तो हम आगाह करते हैं कि आने वाला कोई भी रेजिम, कोई भी सत्ता इस तरफ जाने की जुर्रत ना करे, हिम्मत ना करे। हमारी जो आज़ादी है वो हमको सबसे प्यारी है और हमें आज़ाद रहने दिया जाए। यहाँ के युवकों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को हम आज़ाद हैं। अपने अपने दायरे में हम आज़ाद हैं। ठीक है सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ये कहता है कि ये अघोषित आपातकालीन है जो सिचुएशन है, क्या लगता है कि क्या बीजेपी ये उसका एक काउंटर जो है उसको ध्वस्त करने के लिए इस तरह के दिन के तौर पर इसको मना रही है, एक एग्जाम्पल लोगों के सामने इस तरीके से दे रही है? आपको भी ऐसा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, कांग्रेस क्या कह रही है उसका अपना मत हो सकता है। हाँ। लेकिन आज उस काले दिवस को 51 वर्ष हो गए हैं और देश को जानना चाहिए कि आपातकाल क्यों लगाया गया था। प्रीति जी, परिवार में एक मुखिया होता है, उसके बच्चे होते हैं, लड़का लड़की हो, अगर वो थोड़ा उत्पाती हो जाए तो बड़े को क्या करना चाहिए? डांट फटकार कर उसको लाना चाहिए। लेकिन आज हम कांग्रेस को घेरते हैं, लेकिन हम सबसे पहले उसको एक नाम और भूल जाते हैं हम लोग। देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश का संविधान किसके हाथों में था, आज भी किसके हाथों में है, ये जानने का जरूरत है आज देश को। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को सोचना चाहिए था कि मैं तो इस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए बैठा हूं। और आपातकाल के उस दस्तावेज पर, उस काले दस्तावेज पर साइन करने से पहले सोचा कि देश की आहत, देश की आत्मा, देश के नागरिक क्या इफेक्ट होगा। इंदिरा गांधी ने चाल चली, आपने उसमें मोहर लगा दी, तो दो व्यक्ति इस देश के गुनहगार हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद साहब। अच्छा, नसबंदी का क्या मतलब था? ठीक है, मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर अत्याचार हुआ हिंदुओं पर, आपातकाल होगा, नसबंदी होगा, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। बचपन था, 7-8-9 वर्ष की उम्र थी, मेरे नाना को उठा कर पुलिस ले गई थी। रास्ते में एक मेरे गांव के एक जमींदार थे, उनके शास्त्री पंडित थे, गाड़ी रोकी, कौन, किसको ले जा रहे हो? तो बच्चे को ले जा रहे हो, साथ में उसके नाना को ले जा रहे हो। उतार लिया गया, खेतों में छुप गए, ईखों में छुप गए। ये कौन सा काल था, कौन सी सोच थी, और क्या गुनाह किया था नियत थे किसानों ने, क्या गुनाह किया था उनके नियत थे बेचारे हिंदुओं ने, और क्या गुनाह किया था उन नियत थे आंदोलनकारियों ने जो समाज सेवा के लिए उठ रहे थे। आपने न्यायालय का आदेश पलट दिया, आपने गोलमाल किया, सत्ता नहीं आते 5 साल सत्ता में नहीं आते, कोई बात नहीं, फिर आ जाते। लेकिन आपने संविधान के साथ साथ उन हिंदुओं का अत्याचार किया था जो निहत्थे थे, मजबूर थे और देश के राष्ट्रभक्त थे। जेल बना दिया पूरे हिंदुस्तान को। कौन कि क्या आपत आ गई थी, क्या जरूरत थी आपको, मुझे बता दें समूची कांग्रेस, और देश को भी जानना चाहिए आपातकाल नसबंदी का क्या तालमेल है। आपातकाल का मतलब आपने ये कहा था कि उत्पात मचने वाला है, तो नसबंदी से कौन सा उत्पात मचने वाला था भाई? नसबंदी से इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और उस समय के राष्ट्रपति जो कि देश की पूरी समूची जिम्मेदारी उस संविधान की रक्षा के लिए और हमारी रक्षा के लिए उनके पास थी। क्या जरूरत थी नसबंदी लगाने के लिए? जो कि सुनो, एक मिनट रुक जाओ ना, उन बेचारे छोटे
बच्चों के लिए भी, जो शादीशुदा थे, शादी हो गई थी, उनकी भी कर दी, जो बेचारे बुजुर्ग थे उनकी भी कर दी, जो पढ़ रहे थे बच्चे उनकी भी कर दी, नसबंदी कर दी गई थी। क्या गुनाह किया था? ये काला दिवस नहीं है, ये हिंदुओं के ऊपर दुनिया में सबसे बड़ा अत्याचार हिंदू सरकार कांग्रेस ने किया। ठीक है सर, तो क्या कांग्रेस ने अगर इतना अत्याचार किया, हालांकि अभी यहाँ पर कांग्रेस की तो प्रवक्ता नहीं है, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस को इस बात के लिए पछतावा होता होगा कि 1975 में जो हुआ वो गलत हुआ, या उसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी तो इस मुद्दे को बार बार उठाएगी और इसी तरीके से जनता के बीच लेकर जाएगी। देखिए, माफी मांगने का जहाँ तक सवाल है तो वो कई बारी माफी मांग चुके हैं कि उस अध्याय को भूल जाना चाहिए, इतिहास की गलतियों को भूल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी, पर माफी मांगने से क्या होता है? माफी मांगने से इतिहास बदल तो नहीं जाएगा ना। जो हो चुका, जो लिख चुका वो लिख चुका। अभी देखिए क्या है, जो इमरजेंसी लगी थी वो हम भले कहते हैं कि संविधान की हत्या हुई थी, पर कहीं ना कहीं वो संविधान में ही एक वर्ड के हेरफेर के साथ उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जहां पे कहा गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस की आशंका से भी इमरजेंसी लगाने का प्रावधान था। तो उसका फायदा उठा के इंदिरा गांधी ने, फायदा नहीं कहूंगा, गलत फायदा उठा के इंदिरा गांधी ने और राष्ट्रपति ने मिलकर देश में इमरजेंसी लगाई। तभी फिर 1978 में जब सरकार बदली तो अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट में उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस से हटा के आर्म्ड रिबेलियन शब्द यूज किया गया, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड नहीं करेगा, पूरी कैबिनेट रिकमेंड करेगी, तब इमरजेंसी लागू होगा। इस रूल को पूरा स्ट्रिक्ट बनाया गया। अगर वो नहीं किया गया था तो आज की डेट में कोई भी किसी भी बात पर उठा के, भी इतना बड़ा किसान आंदोलन हो रहा था उसमें भी हम इमरजेंसी लगा सकते थे। पर जब क्या होता है ना, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसको समय दर समय चेंज करने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसको समय दर समय चेंज करने की जरूरत है। इमरजेंसी एक काला अध्याय था, है, और जब तक हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा वो रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने पूरे अपोजिशन को जेल में, लगभग 1 लाख लोग जेल में थे, 1 लाख लोगों को उठाए। आज आप देखिए तो जितने भी उस वक्त जेल में लोग थे ना, उनमें से बहुत सारे लोग आज की डेट में सरकार में बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह का नाम है, शिवराज चौहान का नाम है, एंडलेस नाम है, वो सब है कहीं ना कहीं आज की डेट में सरकार में। वो सब भुक्तभोगी है, वो सब वो देख के निकले हुए लोग हैं, उस चीज को भुगते हुए लोग हैं। तो आज उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उस दर्द को वो समझते हैं। तभी जब ये कहते हैं कि आज अघोषित इमरजेंसी चल रहा है, भैया अगर अघोषित इमरजेंसी चल रहा है तो हर चैनल में बैठ के समाजवादी, टीएमसी, कांग्रेस के नेता कुछ भी बोल के निकल रहे सरकार को। कैसे बोल पा रहे हैं? अभी ये भाई साहब भी समाजवादी के बैठे, ये भी बहुत कुछ बोलेंगे। अगर ये इमरजेंसी होती तो बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते, नहीं बोल पाते, बिल्कुल नहीं बोल पाते, लेकिन अब बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। मैम, आप कैसे देखते हैं आज के दिन को, इमरजेंसी को? और कांग्रेस जब ये बात कहती है, विपक्ष जब ये कहता है कि संविधान बचाओ, कौन, किस बिहाफ पे वो कहते हैं? इतिहास नहीं देखते क्या? भारतीय राजनीति का अगर कोई सबसे बड़ा गलत और अलोकतांत्रिक फैसला था, चूंकि हमारा राष्ट्र एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो इसे सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक फैसला कहा जाएगा कि आप अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी जो घोषित की गई थी, उसके जो कारण होने चाहिए थे, संविधान ने जो वजहें दी थी, उन वजहों को पूरी तरह से दरकिनार करके, जैसे कि अभी हमारे पहले के प्रवक्ता ने बोला है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने एक तरह से मनमानी की, जिसकी वजह से लगातार इसे एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात कि हमें ये भी देखनी होगी कि इमरजेंसी जो लगी उसके नुकसान क्या थे, और उसके नुकसान कांग्रेस ने किस किस तरह से भुगते। एक देश की सबसे बड़ी पार्टी जो लगातार 30 सालों से सत्ता में थी, वो किस बात से इतना घबरा गई? 21 महीने तक जो इमरजेंसी चला है उसमें किस किस तरह से मतलब लोगों के जो मौलिक मूलभूत अधिकार थे अनुच्छेद 21 के, जो निजी स्वतंत्रता और बाकी सारे व्यक्तिगत अधिकार थे, वो भी छीन लिए गए थे। प्रेस के अधिकार छीन लिए गए थे। आप किसी वजह से अगर जब पकड़े जाते हैं या आपको जब जेल होती है, आप कोई अपील नहीं वहां दायर कर सकते हैं, और प्रेस की पूरी स्वतंत्रता वहां नहीं थी। तो इतने तरह के, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक तरह से इसे गैर राजनीतिक गतिविधि, आतंकी गतिविधि इसे कहा जाए, इस तरह की हरकतें उस वक्त में हुई। इसका नतीजा कांग्रेस ने 77 के चुनाव में भुगता कि वो सत्ता से बाहर गई, और 30 साल बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और 350 सीट में 153 सीट मात्र वो ले आ पाई, और इंदिरा गांधी ने रायबरेली की सीट हारी। तो ये सिर्फ ये कहने की बात नहीं है कि बार बार भाजपा याद दिला रही है, इसे हर वक्त एक लोकतंत्र में एक गलत फैसला जो लिया जाता है, एक इतना बड़ा गलत फैसला, उसे बार बार इसलिए याद किया जाना चाहिए ताकि आगे सत्ता में आ रहे लोग
लोग फिर से ऐसी गलती करने की बात ना सोचे। हमारी जो पीढ़ी है, जो युवा हो रही है, जिसने उस वक्त की चीजों को नहीं जाना होगा, उसकी भी मेमोरी में, उसके भी जहन में ये बात रहनी बहुत जरूरी है कि ये क्या हुआ था, ताकि आगे जब भी राजनीति में कोई भी कड़ा फैसला लेने की बात आती है तो ऐसे गलत फैसलों को जगह ना दी जाए। ये एक फैक्ट है, इसको बताया जा रहा है, और अगर हर साल भी बताया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है।